यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉई, तो वो कौन से आईटीआर फॉर्म है जो फाइल नहीं कर सकता है। उसके फैमिली मेम्बर्स कौन से आईटीआर फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके फैमिली मेम्बर्स में कौन आएगा। इनकम टैक्स के नए रूल क्या हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई के आईटीआर फाइलिंग के लिए, ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जहाँ पे बात पैसे की आती है वहाँ पे आप कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर सकते हैं जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके पैसे के ऊपर। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें कि आपको टैक्स कैसे बचाना है, पैसा कैसे बचाना है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सरकार अपने कर्मचारियों पे पैनी नज़र रखती है और देखती है कि वो कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उस केस में सरकारी कर्मचारी को बताना होता है कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉई है। इवन के रिटायरमेंट के बाद भी उसे बताना होता है कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का पेंशनर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पेंशनर है। तो इसीलिए जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सरकारी आपकी जॉब होती है तो उसके ऊपर आपकी रिटर्न का इम्पैक्ट जो है बुरा पड़ सकता है। इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सभी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। नए नियमों के अनुसार गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट आईटीआर फॉर्म हर साल नोटिफाई किए जाते हैं। तो इसका लिंक आप अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन से आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए समझना जरूरी है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सिर्फ या तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं या फिर आईटीआर 2 ही फाइल कर सकते हैं। वो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आईटीआर 1 मतलब है कि यदि आपके पास सैलरी से इनकम है 50 लाख रुपए तक, या आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या अदर सोर्स से इनकम है, तो आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं। यदि आपकी कैपिटल गेन से भी इनकम है या फिर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जो कि बिजनेसमैन के लिए होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई फाइल नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 को रेफर करना होगा, जिसमें कि बताया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी ट्रेड या फिर बिजनेस नहीं कर सकता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इस प्रकार आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जो कि बिजनेसमैन के लिए होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि उस केस में माना जाएगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं जबकि आपको बिजनेस करना अलाउड ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है और वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, यानी कि सेम डे स्टॉक को बाय करता है, सेम डे सेल कर देता है, जिसके हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी कहते हैं, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, तो उस केस में इसे बिजनेस इनकम माना जाता है इनकम टैक्स रिटर्न में। इस केस में आप आईटीआर 3 फाइल करते हैं। तो इस केस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि इस केस में माना जा सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और इस केस में आईटीआर 3 फाइल की जाती है। तो इस केस में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की जानकारी अपने विभाग को देनी होती है। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ना तो परचेज कर सकता है ना फिर सेल कर सकता है अपने नाम से या फिर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम से। इसके लिए उसे अपनी डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेनी होती है, उसके बाद ही वो ये ट्रांजेक्शन कर सकता है। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, जैसे कि ज्वेलरी खरीदता है या इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है या फिर शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर लेता है या फिर मोटर कार, मोटरसाइकिल लोन लेता है या फिर टीवी, फ्रिज लेता है, तो उस केस में इसकी जानकारी उसे अपने विभाग को देनी होती है। इसकी जानकारी उसे 1 महीने के अंदर देनी होती है। यदि वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर आता है और उसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है, या फिर ग्रुप सी और डी के अंदर आता है और उसकी वैल्यू 15,000 से ज़्यादा है, तो भले ही मूवेबल प्रॉपर्टी आपने अपने नाम से ली हो या अपने फैमिली मेम्बर के नाम से ली हो, इसकी जानकारी आपको अपने विभाग को देनी होती है। फैमिली मेम्बर का क्या मतलब है, इसके लिए आप नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशन दी गई है, उसे आप रेफर कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ भले ही वो इकट्ठे नहीं रह रहे हैं,
लेकिन यदि वो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इकट्ठे नहीं रह रहे हैं तो उसे फैमिली मेम्बर नहीं माना जाता है। या फिर बेटा बेटी या गोद लिया हुआ बेटा बेटी जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर कोई भी और रिलेटेड व्यक्ति, भले ही वो खून के रिश्ते से रिलेटेड हो या फिर मैरिज की वजह से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट सर्वेंट से या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ से जो कि उसके ऊपर होली डिपेंडेंट होता है, उससे भी फैमिली मेम्बर माना जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी आप मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसकी जानकारी आपको अपने विभाग को देनी है रूल के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि आपने आईटीआर में तो सेल दिखा दी हो, जैसे कि आपने कोई लैंड बेची है, ज्वेलरी बेची है, लेकिन अपने विभाग को इसके बारे में इन्फॉर्म ना किया हो या उससे परमिशन ना ली हो। तो आपको अपनी आईटीआर में भी इसका ध्यान रखना है और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आईटीआर में भी इसका ध्यान रखना है। गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने डिपार्टमेंट के पास एसेट एंड लाइबिलिटी की स्टेटमेंट नॉर्मली हर साल सबमिट करनी होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि उस स्टेटमेंट को बनाते हुए आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो अपने पर्टिकुलर डिस्क्लोज किए हैं उन्हें ज़रूर कंसीडर करें। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उस केस में आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप इंश्योरेंस या होम लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं पुरानी टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करनी है। उसके बाद आपको पुरानी टैक्स रिजीम में जाना अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो अपनी राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने पुरानी टैक्स रिजीम वालों के लिए जो इनकम टैक्स की रिटर्न डेट है वो बदल दी है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में भी अब चेंज किया गया है। का 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए की डिडक्शन मिलती है जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है अमाउंट, उसके लिए भले ही आप ओल्ड रजीम ऑप्ट करें या फिर नई रजीम ऑप्ट करें। लेकिन जो आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते थे 80 CCD सब सेक्शन 1B के अंतर्गत 50,000 रुपीज़ का, उसकी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रजीम में ही मिलेगी यदि आप ऑप्ट करेंगे। यदि आप नई टैक्स रजीम में जाएंगे तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ओल्ड टैक्स रजीम या न्यू टैक्स रजीम कौन सा रजीम बेटर है, इसके लिए आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक टॉप राइट हैंड कॉर्नर में दिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि ईपीएफ का इंटरेस्ट आपको मिलता है जहाँ पे कि आपने कंट्रीब्यूशन एक्सेस में किया हुआ है तो उस केस में आपको इसे टैक्सेबल करना है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। तो यदि गवर्नमेंट पीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि आप ही कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में 5 लाख से ज़्यादा के यदि आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो जितना अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसे आपको टैक्सेबल करना है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। और यदि आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में तो 2.5 लाख से ऊपर जितना भी आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसे आपको टैक्सेबल करना है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप अपने राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में से रिपोर्ट करना है ताकि आपकी सही आईटीआर फाइल हो। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाता है तो यहाँ पे जो टैन नंबर है वो चेंज हो जाता है यदि डिपार्टमेंट का, तो उस केस में हर डिपार्टमेंट अपनी टीडीएस की रिटर्न अलग से फाइल करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस नए डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है उससे आपको अपनी इनकम बतानी है कि पिछले डिपार्टमेंट से आपकी कितनी इनकम थी ताकि आपका सही टीडीएस कटे। और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप दोनों डिपार्टमेंट से अपना फ़ोन नंबर 16 लेंगे और जो टोटल इनकम है उसे आप रिपोर्ट करेंगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से शुरू में ही एम्प्लॉयर के द्वारा डिक्लेरेशन मांग ली जाती है कि उसका टीडीएस कैसे काटना है, ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग या फिर न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। तो यदि आपने डिक्लेरेशन दे दी थी कि आप ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहते हैं लेकिन अब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें आप ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने पहले कहा था कि आप नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस कटाएंगे लेकिन जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसमें डिसाइड करते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको आईटीआर में ही ऑप्शन चूज़ करनी होती है कि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे या फिर न्यू टैक्स रजीम को। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि सैलरी का एरियर मिला है तो उस केस में उसका टैक्स रिलीफ क्लेम कर सकते हैं।
टैक्स रिलीफ का मतलब है कि एरियर आपको आज की डेट में मिला है तो ज़्यादा टैक्स बन रहा है। अगर ये आपको बैक डेट में ही मिल जाता है, जिस साल से रिलेटेड है, तो हो सकता है उस वक्त आपका कम टैक्स बनता। तो इस केस में आपको फॉर्म 10E फाइल करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो भले ही आप पुरानी टैक्स रजीम ऑप्ट करें या फिर नई टैक्स रजीम ऑप्ट करें, आपको ये रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म 10E फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले। उसके बाद इनकम टैक्स के रिटर्न में रिलीफ आपको क्लेम करना है। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इंश्योर कीजिए कि ये फॉर्म आप जरूर फाइल कर दें इनकम टैक्स के पोर्टल पे और रिलीफ क्लेम कर लें यदि आपको कोई एरियर मिला है। यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में कुछ डिडक्शंस है जो कि आप सिर्फ ओल्ड टैक्स रजीम में ही क्लेम कर सकते हैं, नई रजीम में नहीं क्लेम कर सकते। तो जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शंस है, इसका मतलब है कि जो आपने रेंट पे किया है उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका लैंडलॉर्ड को भी इनकम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो रेंट की कुछ और डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं जबकि आपका लैंडलॉर्ड कुछ और दिखा रहा है। तो इसके लिए जो एक्चुअल रेंट रसीट है वो आप अपने लैंडलॉर्ड से ज़रूर लेके रखें और सही ITR ही फाइल करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये भी इंश्योर करना है कि वो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक कर लें इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके ऊपर आप वीडियो CS सतबीर सिंह चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन आपकी आ रही हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो आपको इंश्योर करना है कि वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से भी मैच करें और जो आप अपनी एसेट लाइबिलिटी की स्टेटमेंट रिपोर्ट करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, उससे भी ये मैच करें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सेविंग बैंक में कितना कैश जमा कर सकते हैं या फिर कितने अमाउंट के FD करा सकते हैं। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं। तो आप इन लिमिट को समझिए और जानिए कि इनकम टैक्स के रूल क्या हैं ताकि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। सरकार ने नई टैक्स रजीम को बनाते हुए बहुत गलतियां की हैं, आप इन गलतियों को समझिए। इनका लिंक भी टॉप राइट हैंड साइड में दिया गया है ताकि आप ज़्यादा टैक्स गलती से पे ना कर दें। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ध्यान से फाइल करनी है। कोई भी गलत डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम नहीं करनी है क्योंकि आपके इनकम टैक्स रिटर्न को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चेक किया जाता है और इमीडिएटली नोटिस भेज दिया जाता है यदि आपके रिटर्न में कोई गलती होती है। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए कोई गलतियां ना करें और जो इनकम टैक्स के कानून हैं या जो उनके डिपार्टमेंट के कानून हैं उनका वो पालन करें। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।